शेयर है, तो जाहिर सी बात है टॉप 30 तो कॉमन ही रहने वाला है। टॉप 30 तो कॉमन ही रहने वाला है। निफ्टी बैंक में बैंकिंग के जो शेयर हैं वो सभी निफ्टी और सेंसेक्स के भी कॉमन है, एग्जैक्टली ऐसे ही बैंकेक्स में भी है। सभी में कॉमन शेयर्स हैं, सभी में कॉमन शेयर्स है, इस वजह से चलते हैं। तो अब यदि मैं निफ्टी की एनालिसिस करूं, निफ्टी की यदि हम एनालिसिस करते हैं, हम और ये किस तरह से एनालिसिस करना बता रहा हूं कि आपको निफ्टी में क्या देखना है। आप कैसे मालूम करेंगे कि मार्केट, पूरा का पूरा मार्केट कब बदल सकता है, पूरा का पूरा मार्केट कब बदल सकता है। बड़े बड़े टाइम फ्रेम के जो जोन्स हैं, ईयरली हाफ, इसमें कोई ईयरली इनकम ट्रेड, हाफ ईयरली इनकम ट्रेड, क्वार्टरली इनकम ट्रेड, ये कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। इन इंडेक्स में, पूरे सेक्टर्स में आपको ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली किसी भी तरह की ट्रेड देखने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये जानना है कि इनमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो सेलिंग आने पर प्राइस को रोक देंगे, दैट्स ऑल। कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो सेलिंग आने पर रोक देंगे। क्या मैं ये मान सकता हूं कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा वो उतनी ही बड़ी सेलिंग को रोकने के लिए है? और जाहिर सी बात है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उसमें प्राइस उतनी ही सेलिंग के साथ ही आएगी। ईयरली के डिमांड जोन में ऐसे ही थोड़ी ना आ जाएगा निफ्टी। सुना होगा ना आपने मेंटल क्लियरिटी फर्स्ट वाले वीडियो में। और ब्रेक भी नहीं होते। मतलब 18,000 आना हो सकता है बहुत सारे लोगों को मार्केट से आउट कर दे, बट जो पुराने यूजर ट्रेडर्स हैं और जैसे आप भी हो गए, आप लोगों के लिए 18,000 मार्केट आना एक ब्लेसिंग की तरह होगा। शर्त यह है कि 25,000 से 80,000 आने में कितना पैसा गवाया है आपने, कितना पैसा बचा लिया। बहुत बड़ी बात हो जाती है 6 यहाँ तक आना, ईयरली का ये एरिया। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। यदि मैं बात करूं हाफ ईयरली पर, हाफ ईयरली का मेरा एक ये पॉइंट है, 19,200। ईयरली का क्या था? 18,000। ठीक है। हाफ ईयरली पर और कोई पॉइंट है रोकने के लिए? नहीं। मतलब ईयरली पर ऐसे ही नहीं आ जाएगी प्राइस, हाफ ईयरली भी उसे रोकेगा। क्वार्टरली यदि हम बात करते हैं, क्वार्टरली पर हमारे पास एक ये पॉइंट है, हाफ ईयरली तक भी ऐसे ही नहीं आ जाएगी प्राइस, उसे क्वार्टरली का डिमांड रोकेगा जो कि 19,700 पर है। 600 पर लगा लो, 19,600 पर है। अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इन पर बैक टू बैक मेरे पास अच्छे जोन्स हैं। और क्या इन जोन्स में कोई भी कमी लग रही है आपको? 20 में अभी नहीं कर रहा मार्क, 20 में भी रोकेगा बट उसे भी मैं मार्क नहीं कर रहा, मैं ज्यादा सब कुछ को मिक्स नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ एक बार बस डिमांड सप्लाई के बारे में बताना चाह रहा हूँ। सब अच्छे हैं। क्या मैं इस क्वार्टरली के डिमांड के बारे में बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं ईयरली का ये लोकेशन माने हाफ ईयरली पर ट्रेंड था ही, अब क्वार्टरली का ये कोई नॉन कोइंसाइडिंग एरिया ही चला था, एक ईयरली इनकम ट्रेड टाइप ही चली थी मेरी यहाँ पर। बट कमाल की बात ये है कि इस ईयरली के इस क्वार्टरली के डिमांड जोन तक आने में यहाँ से 26,000 जो भी इसकी रेट थी, एक बार इसको मेजर टूल से यहाँ तक काउंट कर लेते हैं। यहाँ तक इस 16% के करेक्शन में, 16% के डाउन मूव में कितने लोगों के पास उतना पैसा बचा था कि यहाँ पर ट्रेड कर लें या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दें। जानने वाले समझने वाली बात यह है। और वो तभी हो सकता है जब मैं आपसे आज यदि ये कहता हूं कि यार देखो, प्राइस इस क्वार्टरली के इस जोन में आ जाए ना तो आप तैयार रहना यहाँ की, उसके बाद बहुत सारी ट्रेड्स करनी है और कुछ शेयर्स में हमें इन्वेस्टमेंट करने के भी मौके मिल जाएंगे। उस चीज के लिए आप पैसा तभी बचा सकते हो ना, सुनिए, उस चीज के लिए आप पैसा तभी बचा सकते हो ना जब फिलहाल 25,000 शेयर, 25,000 यदि निफ्टी है
और उसके बाद वो 23,600 तक आती है। वहां पर आप ओवर कॉन्फिडेंट में आकर ट्रेड ना करें, ओवर ट्रेड ना करें, बहुत संभल संभल कर ट्रेड करें, स्टॉप लॉस होने पर स्टॉप लॉस ले लें, नॉर्मल ट्रेड को तो ट्रेड ही ना करें, नॉर्मल जोन को तो ट्रेड ही ना करें। ऐसी समझदारी से चलोगे तभी तो इस क्वार्टरली तक कुछ ट्रेड करने का कॉन्फिडेंस और पैसा बचा पाओगे। अदरवाइज कुछ स्टॉप लॉस हुआ और नहीं, अब मान के चलिए हमारा पेटीएम ही और नीचे आ जाए, 1000 से नीचे आ जाए, तो तभी इस बात का सेंस निकलेगा, मेरी भी और आपकी भी, तभी बात का सेंस निकलेगा। क्योंकि मैं आपको एक छोटे छोटा सा पॉइंट आपको समझाऊं कि यहाँ से यदि इसे ऐसे मार्क करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा ये, ओके। इससे यहाँ से इस क्वार्टरली से पहले कुछ नहीं था, मंथली पर भी कुछ था क्या, बताएं आप। मतलब निफ्टी की प्रॉपर आपको स्ट्रक्चर जाननी है, क्या ये डाउनवर्ड से पहले मंथली पर कुछ था, नहीं था। वीकली पर क्या इसमें एक ये जोन के अलावा कोई और प्रॉपर स्ट्रक्चर था, नहीं, ठीक है। एंड डेली पर हम देखते हैं, एक ये जोन था, इसने प्राइस को कुछ दिन के लिए रोक कर रखा। एक ये जोन था, इसने प्राइस को कुछ टाइम के लिए रोका। एक ये जोन था जिसने प्राइस को काफी ठीक ठाक तरीके से शायद पुश किया। फिर यहाँ पर कहीं बीच में आकर जो वीकली का एक पॉइंट हमें दिख रहा था, ऐसे पॉइंट्स कुछ कुछ थे जो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे। क्या मैं ये कह सकता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ निफ्टी को थोड़ा बहुत भी, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में नीचे ना आ पाया, उसकी वजह ये छोटे छोटे डेली के डिमांड्स ही थे। उसके पीछे ये छोटे छोटे डेली के डिमांड्स ही थे। इन्हीं डेली के डिमांड्स की वजह से प्राइस देखो, यहाँ नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और फिर ऊपर, स्ट्रेट लाइन में तो कभी नहीं आई। अब ये पिक्चर आपको ये पिक्चर जो है इसमें मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि भाई देखिए, ऐसा तो नहीं है कि इस क्वार्टरली के डिमांड जोन तक, ये जो हमारा क्वार्टरली का डिमांड जोन था, इस क्वार्टरली के डिमांड जोन तक आने तक, जिसमें प्राइस को आने में यहाँ से देखे सितंबर 24 से मार्च 25, मतलब पूरे 6 मंथ लग गए थे। तब तक आप हाथ पर हाथ रखे बैठे थे, आपको कोई ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी। क्या ये ठीक बात है? नहीं, ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी मिली होंगी। हर एक छोटे छोटे मूव जो यहाँ पर निफ्टी में रिकवरी के आए, जहां पर निफ्टी को सपोर्ट मिला, बैंक निफ्टी को भी मिला होगा, उन सब के टाइम पर जैसे शेयर्स में हमें आज का टाइम यदि आप देखो, एग्जैक्टली exactly वैसे मल्टीपल ट्रेड्स हमें मिले होंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि हम क्वार्टरली की डिमांड उन तक चुपचाप ही बैठ गए कि डीमैट अकाउंट को अब बिल्कुल देखेंगे ही नहीं, कोई ट्रेड करेंगे नहीं, ट्रेड करने के मौके मिले, सब कुछ मौका मिला। बट इस माइंडसेट के साथ कि हमारे पास हायर टाइम फ्रेम पर कुछ नहीं था। और जब ये क्लास इस जोन में आने से पहले की जितनी भी क्लासेस हैं, उन क्लासेस में ये बोला कि ये जो फिलहाल मार्केट में सेलिंग आ रही है ना, ये जो मार्केट में सेलिंग आ रही है, इस सेलिंग में का जो टर्निंग पॉइंट होगा उसमें सबसे पहले पार्टिसिपेट करेंगे वो हमारे जीटीएफ ट्रेडर्स करेंगे। क्योंकि सब लोग उस मेंटल क्लियरिटी की वीडियो की वजह से इस क्वार्टरली के डिमांड की तैयारी में लगे हुए हैं। और एग्जैक्टली exactly हुआ भी ऐसे। हमने हमारी क्लास में भी बोला था, फेब में कोई क्लास, मार्च या फेब 25 में हमारी जो क्लास हुई थी ऑफलाइन हाइब्रिड, उसमें भी हमने सेम बात बोली थी। आ गया मार्केट, सबसे पहले पार्टिसिपेट ही अपने जीटीएफ ट्रेडर्स ही करेंगे, और एग्जैक्टली हुआ भी वैसे ही। बट उसके लिए शर्त यह है कि आप इन छोटे छोटे एरियाज पर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ट्रेड ना करें, बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल ट्रेड्स करें, बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल ट्रेड्स। जैसे आज हम वीकली के इस जोन पर एक बहुत ही नॉर्मल कॉन्फिडेंस के साथ एक बेसिक सा स्ट्रक्चर समझकर ट्रेड करना, एग्जैक्टली वैसे ही। क्योंकि हमारे पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मैंने बताया कि बड़ा अच्छा एरिया जो है ना वो प्राइस को अट्रैक्ट कर लेगा, चाहे वो क्वार्टरली का ये पॉइंट हो और मंथली का ये पॉइंट हो। किसी स्टॉक में ये मंथली का जोन होता ना, तो मैं शायद इसको कंसीडर नहीं करता, एक नॉन इससे उतनी ज्यादा उम्मीद नहीं रखता। बट क्योंकि निफ्टी का जोन है तो ठीक है, चलेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी में, इंडेक्सेस में ये जोन जो है वो काम के होता है, ये काम के।
आप मुझे बताइए कि यदि आपके सामने निफ्टी की ये पिक्चर है कि ये छोटी मोटी सेलिंग, कि फिलहाल 2025 में जो सेलिंग आई थी वो 16% की थी, बाय चांस प्राइस इस क्वार्टरली के जोन तक पहुंचती भी है, बाय चांस प्राइस इस क्वार्टरली के इस वाले पॉइंट तक पहुंचती भी है, तो मार्केट में जो सेलिंग काउंट होगी वो अप्रोक्स 10% की होगी, अप्रोक्स 10% की होगी। मंथली पर यदि हम देखें तो यहाँ पे मंथली में सिर्फ 6% के आसपास की, और अभी तो सिर्फ 5% ही आई है, अभी तो सिर्फ 5% आई है। तो आपको 5%, 6%, 10%, हर तरह के मूव जो हैं वहां पर निफ्टी आती है, 5-6%, 10% तक का डाउन मूव है, आपके पास बैकअप प्लान है, ये एसेट है। जो मैं कह रहा था ना एक दिन, डिमांड जोन्स एसेट होते हैं, किसी भी स्टॉक के डिमांड जोन्स अच्छे अच्छे वो उसके एसेट होते हैं, आपके पास है ना एसेट। ये कुछ इस तरह से है जैसे कि आप किसी बिल्डिंग में हैं, बिल्डिंग का टॉप फ्लोर है ये, इस तरह से। कुछ इस तरह से ये एक मल्टी लेयर केक की तरह भी आप समझ सकते हैं। आप यदि ऊपर से गिरते हैं, मान के चलिए आप टॉप फ्लोर से गिरते हैं, टॉप फ्लोर से गिरे तो क्या आप यहाँ पर रुक सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रुक सकते हैं? आपका बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर आ जाने का तो चांस बिल्कुल ही खत्म हो गया ना। ग्राउंड फ्लोर पर आ जाने का चांस तो बिल्कुल खत्म हो गया ना। आपके पास बैकअप है, आप यहाँ गिरोगे या ज्यादा से ज्यादा यहाँ गिरोगे। ये पिक्चर कुछ ऐसी ही है, ये पिक्चर कुछ ऐसी है। बट हालात बुरे तब होते हैं जब हमारे पास कुछ ऐसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें इस तरह के फ्लोर्स है, इस तरह के फ्लोर्स, कि आप यदि टॉप फ्लोर से गिरे तो धड़ाम से आपको ग्राउंड फ्लोर पर ही आना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना मार्केट में, ऐसा तो नहीं है ना निफ्टी में। यदि ये वीकली और मंथली और क्वार्टरली के सप्लाई जोन, डिमांड जोन जो है टेस्टेड हो जाए, तो फिर आपको घबराने की जरूरत है कि अब ये जो स्पेस है, ये जो गैप है, ये जो गैप है 16,000, 19,600 से लेकर 21,600 तक का, ये 2,000 पॉइंट का गैप है, ये बिना किसी सपोर्ट का गैप है। यहाँ पर प्राइस आई, फिर इसे ये टूटे तो फिर कुछ नहीं है रोकने के लिए। अब तो हमारे पास बैक टू बैक जोन्स है। इस कॉन्फिडेंस के लिए आपको ऑलवेज निफ्टी की एनालिसिस, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इन सब की एनालिसिस अपने साथ रखनी चाहिए, हमेशा। अब इसमें ये तो रहा निफ्टी। अब मैं बैंक निफ्टी के बारे में बात करूं, इसमें कुछ समझ आया आपको? क्लियर हुए पॉइंट, कैसे एनालिसिस कैसे करनी है, वीकली डेली तक भी? डेली का ये पॉइंट है जो मिस हो गया था, ये पॉइंट, ये भी प्राइस को रोकेगा, ये भी प्राइस को, हर कुछ है, बैक टू बैक है इसमें जोन्स जो रोकेंगे। ये ध्यान रखना बस कि हमें ये करना है। अब हम आते हैं सेंसेक्स पर। आपको सेंसेक्स में और निफ्टी में कोई डिफरेंस ही नजर नहीं आएगा। ईयरली पर बात करें, ये पता लग रहा है कि ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेम है। हाफ ईयरली, यहाँ तक ठीक है। क्वार्टरली, यहाँ तक। क्या हम कह सकते हैं क्वार्टरली का सेम डिमांड जोन था जो निफ्टी में था, प्राइस वैसे ही वहां से रिएक्ट करी? एक बार चार्ट लिंकिंग को मैंने कर देता हूँ और इधर निफ्टी का क्वार्टरली चार्ट ओपन करता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है यार, कुछ ज्यादा डिफरेंस नजर आ नहीं रहा यहाँ पे। देखो, लेफ्ट साइड में निफ्टी है और राइट साइड में सेंसेक्स है।
एकदम कॉपी पेस्ट जैसा चार्ट है। मैं मंथली ओपन कर रहा हूँ, सेंसेक्स का मंथली चार्ट देखें। मंथली में थोड़ा सा मुझे डिफरेंस नजर आया, और निफ्टी का मंथली देखें, इतना सा डिफरेंस है। वीकली देखें निफ्टी का, और फिर राइट साइड में सेंसेक्स का वीकली देखें। बस इतना था कि सेंसेक्स वीकली के इस प्रॉपर जोन में आ चुका था, और वो थोड़ा सा ऊपर है। ये थोड़ा सा सिंक होने से बच गया, बट 99% चीजें सब में सेम है। आप डेली पर देखोगे ना, डेली के इन एरियाज को देख लो। ये एरियाज को, ये भी सेम है। दिखने में सेम लग रहा है ना सब कुछ। ठीक है, एकदम से एक्यूरेट, मतलब एकदम से कॉपी पेस्ट जैसी सीन लग रही है। तो क्या, जब मार्केट निफ्टी और सेंसेक्स दोनों एक साथ ही जोन में आ जाएंगे, तो अपने आप ही एक पावरफुल सिनेरियो दिखेगा हमें। एक साथ ही जोन में आ जाएंगे, क्योंकि इनमें टॉप 30 शेयर, टॉप 50 शेयर सब कॉमन है। ये एक दूसरे एक जैसे ही ट्रेड, एक जैसे बिहेव करता है। यहाँ पर ये डेली के सारे जोन्स देख लो। और परसेंटेज टर्म्स में जो हम कैलकुलेशन लगाकर चल रहे थे, परसेंटेज टर्म्स की जो हम कैलकुलेशन लगाकर चल रहे थे कि मंथली के अकॉर्ड प्राइस ऊपर से नीचे आई है, मंथली तक कितने परसेंट पे आ जाएगी, वही 5.90%, 60%। क्वार्टरली का ये जो हमारा जोन होगा, ये जो हमारा जोन होगा, यहाँ पर आना प्राइस के लिए क्या क्या माना जाएगा? 9%, 10%, वही सेम है सब कुछ। तो जैसे अभी प्राइस सेंसेक्स में तो मंथली के जोन में आ चुकी है और वीकली में आ चुकी है, निफ्टी निफ्टी जो है प्रॉपर मंथली में नहीं आई, बट प्रॉपर वीकली में आ गई। तो ये डेटा थोड़ा सा सिंक नहीं हुआ। तो क्या हम कह सकते हैं कि अभी यदि ये दोनों ही एक साथ जोन में आ जाएंगे, क्वार्टरली में या वीकली में या मंथली में किसी में भी, तो फिर हम एक और कॉन्फिडेंस वाले सिचुएशन में आ जाएंगे कि हमारा कॉन्फिडेंस एक लेवल और बढ़ जाएगा। हमारा कॉन्फिडेंस एक लेवल और बढ़ जाएगा। ठीक है, हो गई एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी की। अब बात करता हूं मैं निफ्टी बैंक की। इसको समझना, इसको मतलब समझ तो आप उनको भी रहे होंगे। हाँ, इसमें ईयरली का जोन यहाँ है, ज्यादा दूर नहीं है। निफ्टी में ईयरली का जोन कहाँ था? ये निफ्टी है, काफी दूर था। निफ्टी में ईयरली का जोन, और यदि हम करंट मार्केट प्राइस के बारे में बात करें, ईयरली जोन और करंट मार्केट प्राइस के बारे में बात करें, 27% का डिफरेंस है, 27% का। और निफ्टी बैंक में यदि हम बात करें यहाँ से, करंट मार्केट प्राइस से, और सिर्फ 13% का, सिर्फ और सिर्फ 13% का। क्योंकि इसमें सिर्फ बैंकिंग के टॉप शेयर्स हैं, इसमें सिर्फ बैंकिंग के टॉप शेयर्स हैं, दैट्स वाई। ईयरली का ये जोन है। हाफ ईयरली का भी हमारे पास यदि हम बात करें, एक तरह से ये जोन है, 4 बेस कैंडल वाला। बहुत बड़ी रेंज है, बट ठीक है, एक बार यहाँ की प्रॉक्सिमल लाइन जो है, यदि किसी क्वार्टरली मंथली को सपोर्ट करती है तो ठीक है, उसको एक जोन मान लेंगे। ये नहीं कहेंगे कि हाफ ईयरली का कुछ है। क्वार्टरली, यस, तो मैं क्वार्टरली की प्रॉक्सिमल लाइन एंड हाफ ईयरली की प्रॉक्सिमल लाइन ऑलमोस्ट सेम है ना, तो मैं उस हाफ ईयरली की जगह इसको ऐसे कह दूं कि क्वार्टरली है और ईयरली है। बताएं, है ना? कह सकते हैं ना? यदि मुझे हाफ ईयरली की रेंज काफी ज्यादा बड़ी लग रही है तो, और यदि आप ऐसा चाहते नहीं सर, हाफ ईयरली से भी मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है,
हाफ ईयरली वाला जोन भी मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है, ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं है, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। एक छोटी सी बात और बताएं, क्या आप इसे क्वार्टरली का डिमांड मान सकते हैं क्या, रैली बेस रैली को? चलिए बहुत अच्छी बात है, मतलब चलो इतना तो हो गया कि इसे डिमांड मान रहे हो। गुड, गुड, गुड। ठीक है, मंथली बात करते हैं। यहाँ ये रहा मंथली का, ठीक है, अपने आप में सही है। क्या अभी तक निफ्टी बैंक अपने मंथली के जोन के आसपास भी पहुंच पाया है क्या? नहीं। वीकली बात कर रहे हैं, क्या वीकली पर हमारे पास कोई परफेक्ट जोन है? ये तो ऑलरेडी टेस्टेड था, यहाँ पर प्राइस आकर चल ही गई थी। इधर नहीं है। एक ये बहुत ही नॉर्मल सा जोन है, ये रहा, बहुत ही नॉर्मल सा जोन है, ठीक है। ठीक है, बट अब हायर टाइम फ्रेम के पास है, देखते हैं। मैंने बस एरियाज मार्क कर दिए। यदि ये पिक्चर सिर्फ यहाँ तक की ही होती तो क्या आप इसे मार्क कर रहे होते? इसके बाद यदि ये ऊपर गया तो मार्क कर रहे हैं? यस, ठीक है। डेली देखते हैं, डेली पर तो कुछ है ही नहीं। मतलब अभी निफ्टी बैंक ना वीकली के जोन में आया, ना डेली के जोन में आया, ना मंथली के जोन में आया, ना क्वार्टरली के जोन में आया, कहीं पर भी नहीं आया। नहीं, इसको मैं नहीं मान रहा है, गैप के साथ एक अच्छी कैंडल बनी हुई है शो, कहीं पर भी नहीं आया निफ्टी बैंक अभी जोन में। तो मुझे एक छोटा सा डाउट लगा, मुझे एक छोटा सा डाउट लगा। क्या डाउट लगा? कि यार निफ्टी यदि मार्केट नीचे आया ना, तो एक मार्केट में और भी एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेंट है निफ्टी बैंक, उस वो अभी अपने बड़े टाइम फ्रेम के जोन से दूर है, वो अभी अपने सपोर्ट से काफी दूर है। निफ्टी और सेंसेक्स तो नहीं है, पर निफ्टी बैंक भी तो बहुत बड़ी चीज है, ये अपने अभी सपोर्ट से दूर है। तो हो सकता है ना, इस बात को समझते हुए क्या मैं ये कह सकता हूं कि निफ्टी भी मंथली के जोन तक पहुंच जाएगा? क्योंकि यदि निफ्टी बैंक डाउन आया तो जाहिर सी बात है निफ्टी भी डाउन आएगा, वो दोनों सिंक होकर ही चलेंगे ज्यादातर टाइम में। तो निफ्टी बैंक मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है कि प्राइस नीचे भी आ सकती है, थोड़ा डीपली आ सकती है, क्वार्टरली के जोन में भी आ सकती है, नीचे तक। अब सपोर्ट लेने के लिए इस क्वार्टरली के जोन में आ सकती है, और यदि डेली के इस जोन तक भी पहुंच सकती है, यहाँ तक। वीकली का ये तो है ही है, मतलब अभी इसमें गैप है। आई बात समझ? अब यदि ठीक ऐसी ही पिक्चर मैं आपको बताता हूँ बैंक एक्स में, तो आपको निफ्टी बैंक का और बैंक एक्स का चार्ट ऑलमोस्ट एक जैसा लगेगा। वो बस उतना सा डिफरेंस है कि एक एनएसई का एक्सचेंज है, एक एनएसई का इंडेक्स है, और एक बीएसई का। हाफ ईयरली ये पिक्चर है, क्वार्टरली यहाँ पर ये इस जोन में आकर चला है, ये क्वार्टरली ये इस जोन में आकर चल चुका था। बट ये एक क्वार्टरली का हमारे पास ये एक जोन है परफेक्ट, नीचे वाला तो टेस्टेड है, ये दोनों टेस्टेड है। मंथली यदि बात करें, मंथली पर हमारे पास ये एक पिक्चर है, और वीकली पर तो ठीक है, वैसी ही पिक्चर है कोई। एक तो ये रहा जोन, और एक ये रहा जोन। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि बैंकेक्स भी अभी किसी ठीक टाइम फ्रेम, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, इवन डेली में भी नहीं आया? ज्यादातर बैंकेक्स और निफ्टी बैंक दोनों ही अपने बड़े टाइम फ्रेम्स के जोन में आने से अभी दूर हैं, मतलब अभी तक आए नहीं है। जहां तक निफ्टी का और सेंसेक्स का सवाल है, वो तो वीकली के डिमांड जोन में आ ही चुके हैं, बट मंथली के जोन के पास हैं। बैंकेक्स और निफ्टी बैंक अभी बड़े टाइम वीकली से भी दूर हैं, और मंथली से भी दूर हैं। तो ये पता है, ये समझिए, जो मैंने आपको यूनिटी इज स्ट्रेंथ की कहानी जो हम सब ने पढ़ी थी, तो आप उसी के हिसाब से आप ये समझिए कि चार ये भाई हैं, जब ये चार साथ हो जाएंगे ना,
चार सात हो जाएंगे ना, तो गेम को बदल देंगे, तो पूरी तरह से गेम को बदल देंगे। ठीक है, ये एक तरह से सेक्टर की वेटेज है, सेक्टर्स की वेटेज है। और ये सेक्टर की वेटेज, ये जो सेक्टर की वेटेज है, हमारे लिए ट्रेडिंग में तो काम आएगी ही आएगी, और इन्वेस्टमेंट में भी काम आएगी। और ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के साथ साथ मार्केट में और स्ट्रांग व्यू, मार्केट की और पैनिक सेलिंग की सिचुएशन में और किस तरह से ये काम आती है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं। ये छोटा सा एग्जांपल कुछ ऐसे है कि आपको भी जब आप सेक्टर एनालिसिस की क्लास कंप्लीट हो जाए और रिसर्च करने बैठे, एक अलग से मार्केट वॉच बनानी है। उस मार्केट वॉच में आपके जो टॉप सेक्टर्स हैं, लाइक निफ्टी ऑटो हो गया, निफ्टी हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी फार्मा हो गया, निफ्टी फार्मा हो गया, निफ्टी मेटल हो गया, निफ्टी आईटी हो गया, निफ्टी एफएमसीजी। ठीक है, निफ्टी केमिकल्स, निफ्टी मीडिया, निफ्टी पीएसयू। और कौन सा रह रहा है? ठीक है, निफ्टी फाइनेंस भी ले लो, निफ्टी फाइनेंशियल, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी ऑयल एंड गैस। हेल्थ और फार्मा तो एक ही हो गया, निफ्टी ऑयल एंड गैस और एनर्जी भी एक ही हो गया। एक है निफ्टी पीएसई, पब्लिक सेक्टर इंजीनियरिंग, जिसमें भेल और ये सब कुछ आते हैं, मीडिया हो गया। एक मैं कह रहा हूँ निफ्टी मिड कैप टॉप 100 ले लो। निफ्टी मिड कैप के बहुत सारे हैं, टॉप 100 ले लो, निफ्टी मिड कैप टॉप 100। और निफ्टी स्मॉल कैप टॉप 100 फ्री, ये भी ले लो। ठीक है, हाँ, निफ्टी इंफ्रा भी है, निफ्टी इंफ्रा भी है। हेल्थ केयर और फार्मा एक ही हो गया है, हो गया है। मिड कैप में जिसमें कि इनका देखो, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ये कंपनीज के मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, कंपनीज के मार्केट कैप के अकॉर्डिंग डेफिनेशन होती है। जो छोटे शेयर्स होते हैं, जो छोटे शेयर्स होते हैं 5,000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप वाले, वो 5,000 करोड़ ही है ना, जो स्मॉल कैप में आते हैं। यस। और 5,000 से 20,000 के आसपास के मार्केट कैप वाले मिड कैप में आते हैं, और उससे ऊपर के लार्ज कैप में आते हैं। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग सेग्रीगेशन है। तो लार्ज कैप तो ऑलरेडी निफ्टी में हो ही गया, तो जो छोटे शेयर्स हैं वो निफ्टी और निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप में हो गए। और यहाँ सेंसेक्स भी कर देते हैं, और बैंक एक्स भी कर देते हैं। ठीक है, ये आपने मार्केट वॉच बना लेनी है सेक्टर्स की। ये आपके पास हमेशा होनी ही चाहिए, ये सेक्टर की मार्केट वॉच आपके पास ऑलवेज होनी चाहिए। ओके, अब इसमें मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं अभी। जो सबसे सबसे रिसेंट जो मूव था, डाउन मूव था मार्केट का, सबसे रिसेंट जो करेक्शन था मार्केट का, क्या वो यही था सितंबर 2024 के बाद और मार्च 25 तक? यही था ना, 10% का, जिसमें कि निफ्टी में प्राइसेस क्वार्टरली के जोन में आई थी। यही था ना? यदि मैं एक एक करके इन सेक्टर्स को देखूं और आपसे ये कहूं कि उस टाइम पर मार्च 25 या अप्रैल 25 वाले, मार्च या अप्रैल 25 में इस मार्केट के डाउन मूव आने पर और कौन कौन से सेक्टर डाउन में आए,
और उनको उनमें से कौन कौन से सेक्टर्स ने कौन कौन से सेक्टर जो हैं वो उनको डिमांडों ने सपोर्ट किया, क्या क्या डेटा सिंक हुआ। निफ्टी तो सबसे पहले हो ही गया। निफ्टी ऑटो की बात करते हैं। क्या निफ्टी ऑटो क्वार्टरली के किसी डिमांड जोन में आया था? नहीं। बट निफ्टी ऑटो आप देखिए मंथली के इस रैली पे सेली के डिमांड जोन में आया था, यहाँ पर। निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक किसी क्वार्टरली और मंथली के डिमांड जोन में आया था? नहीं। निफ्टी बैंक ना क्वार्टरली के डिमांड जोन में, यस, ये इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में आया था, सॉरी, ये मैं, ये रहा, इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में आया था निफ्टी बैंक। निफ्टी फार्मा भी क्या उस टाइम पर क्वार्टरली के डिमांड जोन में आया था? यस। निफ्टी फार्मा देख लेते हैं। निफ्टी मेटल, क्या निफ्टी मेटल भी ये क्वार्टरली के डिमांड जोन में आया था? वही टाइम था। ये आपको जादू जैसा लगेगा। निफ्टी आईटी क्या किसी क्वार्टरली के डिमांड जोन में आया था उस टाइम पर? कभी कभी मेरी आवाज कट रही है, किसी और को भी वॉइस वॉइस को लेकर कुछ इश्यू आ रहा है क्या? नहीं, हाँ, नहीं किशोर, आप खुद से देखिए। ऐसा ऐसा लग रहा है, यस, उसके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे, ट्रैप का एक केस था। कुछ एक दो लोगों को लग रहा है, आप प्लीज उनको अपने, ज्यादा लोगों ने मना किया है, सिर्फ एक दो लोगों को लग रहा है, दिनेश को और एक और इंसान को। निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी, क्या हम कह सकते हैं निफ्टी एफएमसीजी मेरे क्वार्टरली के इस डिमांड जोन में था, इसको स्टॉप लॉस जस्ट किया था, जस्ट हिट किया था। चलो निफ्टी आईटी और एफएमसीजी को एक बार देखते हैं। निफ्टी केमिकल का कोई ज्यादा डेटा नहीं है, ये अभी आया है हमारे पास। निफ्टी केमिकल ज्यादा ज्यादा पुराना नहीं है। निफ्टी केमिकल, निफ्टी मीडिया, क्या निफ्टी मीडिया भी हमारे किसी डिमांड जोन में पहुंचा था? लाइक ये मेरे पास डिमांड जोन का स्ट्रक्चर था इस वाली रेंज में। निफ्टी पीएसयू बैंक क्या मेरे क्वार्टरली के डिमांड जोन में पहुंचा था यहाँ पर? ये निफ्टी पीएसयू है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज क्या क्वार्टरली के डिमांड जोन में पहुंचा था? बताइए। नहीं। मंथली? नहीं। निफ्टी रियलिटी क्या किसी क्वार्टरली डिमांड जोन में पहुंचा था? मंथली में नहीं। क्या किसी क्वार्टरली के डिमांड जोन में भी पहुंचा था? नहीं। नहीं ना? यस। ठीक है। निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी ऑयल एंड गैस क्वार्टरली भी नहीं है और मंथली भी नहीं है, किसी डिमांड जोन में नहीं पहुंचा। निफ्टी पीएससी क्या किसी क्वार्टरली डिमांड जोन में पहुंचा था? नहीं। ना मंथली ना क्वार्टरली, किसी में भी नहीं पहुंचा। ठीक है। निफ्टी मिड कैप, क्या निफ्टी मिड कैप, नहीं, वीकली में बड़े टाइम फ्रेम को ही लेकर चल रहा हूँ अशोक कुमार, क्योंकि 10% का डाउन ठीक ठाक हो जाता है यार। क्या क्वार्टरली के डिमांड जोन में पहुंचा था? निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप भी क्या क्वार्टरली के डिमांड जोन में पहुंचा था? यस। इनको भी टिक मार्क कर देता हूँ। निफ्टी इंफ्रा क्वार्टरली कोई डिमांड जोन नहीं था और मंथली पर भी किसी डिमांड जोन में नहीं पहुंचा था। सेंसेक्स के बारे में बात करें तो क्या सेंसेक्स भी क्वार्टरली के डिमांड जोन में पहुंचा था? बैंकेक्स के बारे में बात करें, क्या बैंकेक्स भी क्वार्टरली के डिमांड जोन में पहुंचा था? अब यहाँ पर जितने भी मेरे पास सेक्टर्स थे, जितने भी सेक्टर्स, जितने भी बड़े इंडेक्स थे, वो सब कुछ मैंने लिख दिए। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 के आसपास। क्या मैं कह सकता हूँ 18 में से, 18 में से सिर्फ और सिर्फ 7 ऐसे थे, 6 और 7 ऐसे थे जो मेरे, 7 ऐसे थे जो कि मेरे किसी जोन में नहीं पहुंचे, ना क्वार्टरली में पहुंचे ना मंथली में पहुंचे। 12 सेक्टर जिसमें से निफ्टी, निफ्टी बैंक, बैंक सेंसेक्स, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज,
ये नहीं पहुंचा था, ओके। सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाले सभी के सभी शेयर्स, सभी के सभी सेक्टर्स में से ज्यादातर 70% किसी ना किसी डिमांड जोन तक पहुंचे थे। क्या मार्केट की सेलिंग को रोकने के लिए सब एक साथ इकट्ठे हो गए? मार्केट की सेलिंग को रोकने के लिए सब एक साथ इकट्ठे हो गए। ये है सेक्टर एनालिसिस की पावर। ये है सेक्टर एनालिसिस की पावर। कि जब मार्केट डाउन आ रहा है, किसी लेवल के कितने अच्छे चलने के चांसेस, कितना अच्छा कौन सा लेवल चलेगा, इस स्टेटमेंट को याद रखना हमेशा। कौन सा लेवल कितना अच्छा चलेगा, इसके चांसेस, इसके कौन सा लेवल कितना अच्छा चलेगा, कितना टारगेट देगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके साथ साथ कि एक साथ कितने सारे सेक्टर्स डिमांड जोन में आ रहे हैं। जितने ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा डिमांड जोन्स का, जितने ज्यादा सेक्टर्स का सपोर्ट मिल जाएगा, वो पूरा मार्केट उसी हिसाब से परफॉर्म करेगा। यदि मैं ओवरऑल मार्केट की बात करूं तो ट्रेड तो इस सेक्टर से पहले भी चल रही थी ना हमारी। बिना सेक्टर के भी ट्रेड चला रहे थे ना, कोई ऐसा तो नहीं था बिना सेक्टर के हम कुछ भी नहीं कर पाए। पहली क्लास ही, फिर चौथी पांचवी क्लास ही सेक्टर की होती। नहीं किया ना वैसा। हम हम किन्हीं ऐसी चीजों, ऐसे हालातों के बारे में बात कर रहे हैं कि मान के चलो कल को निफ्टी इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में आता है। इस क्वार्टरली के डिमांड जोन का कैसा रिस्पॉन्स होगा, वो डिपेंड करेगा कि निफ्टी बैंक, फार्मा, मेटल, आईटी, इनमें से कितने सेक्टर जो हैं वो उसको सपोर्ट कर जाएंगे। ये उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ये तो मैंने अभी रिसेंट सेलिंग की बात करी। यदि हम कोविड वाली सेलिंग की बात करें, कोविड वाला सेल का डेटा बताऊं या फिर इतना ही बहुत है? बताऊं? ठीक है, थैंक यू। मुझे मुझे कई कई बार ये लगता है कि 9:15 हो गए, 9 बज गए, सवा 9 बज गए, तो अब शायद आपकी एनर्जी कम होने लग गई होगी। तो जैसा आप उतना मान चुके कि ठीक है, ये समझ में आ गया, तो कोविड में भी ऐसा हुआ होगा। ऐसा तो नहीं होता ना, फुल एनर्जी है, उल्टा है। फिर ठीक है, फिर ठीक है। गुड। निफ्ट 2020 में हम इस डिमांड जोन की बात कर रहे थे। ये सिर्फ मंथली का ही डिमांड जोन नहीं, आप देखिए निफ्टी में ये ईयरली का भी डिमांड जोन था ना। जिस टाइम पर कोविड के टाइम 2020 की बात करेंगे हम, कोविड के टाइम पर 2020 की बात करेंगे। सबसे पहले निफ्टी को चेक मार्क कर दिया, फिर अब निफ्टी ऑटो पर आ रहा हूँ। निफ्टी ऑटो में आप मुझे बताइए, ये एक क्वार्टरली का डिमांड जोन था। निफ्टी ऑटो, ये यहाँ पर ऊपर ये कैंडल देख लीजिए, 2019-20 की ये कैंडल्स देख लीजिए, ये वही कोविड वाला टाइम है। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो निफ्टी बैंक में भी सेम वैसा ही एरिया था जैसे मंथली का निफ्टी में था ना। एग्जैक्टली वैसा ही एरिया। और ईयरली पर जो था वो तो था ही। ये ईयरली चार्ट है। निफ्टी बैंक का भी सपोर्ट था। निफ्टी फार्मा के बारे में बात करें, निफ्टी फार्मा क्वार्टरली पर क्या कोई ऐसा डिमांड जोन का सपोर्ट था क्वार्टरली को? क्वार्टरली पिक्चर नहीं ना। नहीं, मंथली देखते हैं। मंथली पर कोई बड़ी पिक्चर थी क्या? नहीं। थोड़ा डिमांड जोन में आने से पहले ही इसमें रिएक्शन आ गया था। ना हाफ ईयरली था, ना ईयरली था, कोई बड़े टाइम फ्रेम का जोन नहीं था। निफ्टी मेटल के बारे में बात करते हैं। निफ्टी मेटल बहुत प्यार, ये रहा मंथली का परफेक्ट डिमांड जोन था जिस टाइम पर प्राइस कोविड के टाइम पर नीचे आई थी। यस, परफेक्ट पिक्चर। और परफेक्ट पिक्चर के रिजल्ट्स देखिए ना यार। 1400, आप आज स्टॉक आइडिया ऑफिशियल पर निफ्टी मेटल सर्च करना, सर्च करने का ऑप्शन आता है, ऐसा नहीं एक एक मैसेज को देखोगे। ये टाइम से ही हम निफ्टी मेटल को रिकमेंड कर रहे हैं। निफ्टी पीएसयू सर्च करना, निफ्टी पीएसयू को भी वही टाइम से 2020 मिड से हम
उसको रिकमेंड कर रहे हैं। 1000 के आसपास ये इंडेक्स चला करते थे, या 10,000 है, 10 गुना 5 साल के अंदर। शेयर्स ने भी ऐसा ही परफॉर्म किया। ऐसा नहीं सिर्फ इंडेक्स ही बढ़ गया, शेयर्स ने भी ऐसा ही परफॉर्म किया। निफ्टी मेटल का सपोर्ट था। निफ्टी आईटी के बारे में बात करें, क्या हम कह सकते हैं निफ्टी आईटी में भी ये एक 4 बेस कैंडल वाला रैली बेस रैली का जोन था? यस। निफ्टी एफएमसीजी क्वार्टरली पर नहीं है कुछ भी। निफ्टी एफएमसीजी में एक ये एरिया था जो बहुत आसानी से ब्रेक हो गया था, थोड़ा सा नीचे, और इन दोनों के बीच में से कहीं चला था। मैं इसको अभी मार्क नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मार्क नहीं कर रहा, कोई परेशानी नहीं, हटाते हैं। निफ्टी केमिकल्स तो था ही नहीं। निफ्टी मीडिया उस टाइम पर एक ऑल टाइम लो की सिचुएशन में था। निफ्टी मीडिया और पीएसयू दोनों ही ऑल टाइम लो पर थे। पीएसयू भी ऑल टाइम लो पर था। दोनों ही ऑल टाइम लो पर थे। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, तो आप देखिए यहां पर भी ये कहीं ना कहीं ईयरली का ये विक टू विक तो था ही। हाफ ईयरली देख लीजिए, हाफ ईयरली भी विक टू विक था। क्वार्टरली भी देख लीजिए, क्वार्टरली यहाँ पर ये प्रॉपर एक मेरे पास डिमांड जोन और एक रिकवरी पॉइंट था, ये वाला। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। निफ्टी रियलिटी देखिए, निफ्टी मेटल जैसी स्ट्रक्चर है और निफ्टी मेटल जैसी ही रिकवरी है यहाँ पर। 150 से ये इंडेक्स वही 1100। और डीएलएफ इतना शानदार, गोदरेज प्रॉपर्टीज भी सर्च करना, डीएलएफ भी सर्च करना, 2020-21 का डेटा, यही इतना शानदार आपको। और ये डेटा ही आपको बताएगा कि कोई भी सेक्टर बहुत लंबे टाइम तक नीचे नहीं रहता। कोई भी सेक्टर बहुत लंबे टाइम तक नीचे नहीं रहता। ऑयल एंड गैस को हटा देते हैं। निफ्टी पीएससी, पीएससी भी उस टाइम तक नहीं था। निफ्टी मिड कैप, निफ्टी मिड कैप देखिए, यहाँ ये एक हमारे पास विदाउट बेस कैंडल था, बट ठीक है, इसमें नहीं लग रहा है कि किसी जोन में आया था, ना ही क्वार्टरली ना ही ईयरली। ईयरली का भी ये रेंज, हाँ ईयरली का है ना ये रेंज। निफ्टी स्मॉल कैप इस रेंज में, ठीक है, ये सही नहीं समझ आती तो इसको ले लीजिए, ये रहा क्वार्टरली का डिमांड जोन। निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी इंफ्रा क्वार्टरली कुछ नहीं था, एंड मंथली पर हमारे पास कोई ये बॉटम वाली रेंज थी, ये ड्रॉप बेस रैली की, बहुत अच्छी। इसको ऐसे ट्रैप जैसे, ये भूल जाइए निफ्टी इंफ्रा है और ये मंथली का चार्ट है। पेटीएम जैसी पिक्चर समझ लीजिए कि ऊपर वाला ब्रेक हो गया, नीचे वाले से चल गया। सेंसेक्स में तो था ही, और ये रहा कुछ इस तरह से। और बैंक एक्स में भी था। बैंक एक्स देख लीजिए, वो सेंसेक्स और बैंक एक्स और निफ्टी बैंक की कहानी तो सेम है ही। ये रहा। अब यहाँ पर यदि मैं ऑयल एंड गैस को और निफ्टी केमिकल को, इन दो को हटा देता हूं, क्योंकि ये उस टाइम पर उस उतना डेटा हमारे पास आ नहीं रहा है, तो यहाँ 16 हमारे पास इंडेक्स थे। इन 16 इंडेक्स में से कितने इंडेक्स मेरे जोन्स में आए, कितने इंडेक्स एक साथ डिमांड जोन में आए? 5 और 2 7, 8 9, 10 11 12। 16 में से 12, तीन ऊपर वाले, दो ये रहे, 5 6 7 8 9 10 11 12 सोनल। 16 में से 12 सेक्टर्स जो हैं वो एक साथ डिमांड जोन में आए। कैसी सेलिंग है? कोविड जैसी सेलिंग। कैसी सेलिंग है? कोविड जैसी सेलिंग, जहां पर हर कोई हर कोई पैनिक है, हर कोई पैनिक है उस टाइम पर। यदि आपकी मेंटल क्लियरिटी बिल्कुल सही है, मेंटल क्लियरिटी यदि आपकी ठीक है, आप यदि सेक्टोरियल एनालिसिस वाली क्लास को अभी भी उस टाइम पर याद रख पा रहे हो, आप इस सेक्टर के वेटेज को, निफ्टी के टॉप इंडेक्स को, टॉप इंडेक्सेस को मार्केट के स्कैन कर पा रहे हो, तो शायद आप वहां पर उस डाउन मूव में कोई अपॉर्चुनिटी बना सको, जो आपदा में अवसर वाली बात होती है। एक कोई तो किसी ने बात कही, देयर आर ऑलवेज सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू डिजास्टर।
और देयर आर ऑल्सो सम पीपल्स हु कन्वर्ट्स disasters into a opportunity. तो ये आपकी आपकी उस क्लियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बाहर का शोर शराबा कितना सुन रहे हैं और खुद का दिमाग कितना लगा रहे हैं। बाहर का शोर शराबा कितना सुन रहे हैं और खुद का दिमाग कितना लगा रहे हैं। और इन सब में ये सब कुछ जानने के बाद क्या आपको सेक्टर की इंपॉर्टेंस मालूम हुई कि सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है? बट ऐसा नहीं है कि हर बार बिना सेक्टर के मैं कोई ट्रेड नहीं कर रहा, नहीं, हर बार नहीं। सेक्टर ये क्लास पूरी उन चीजों के टाइम पर जब आपका इन्वेस्टमेंट के लिए, जब शेयर्स डाउन होंगे, मार्केट डाउन होगा, मार्केट हो सकता है क्वार्टरली के डिमांड तक आएगा, जब सब लोग आपको सेल करने की और मार्केट से बाहर जाने की सलाह देंगे, तब आप ये सेक्टर की क्लास के अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहे होंगे शेयर्स में। तब आप ये डिसीजन ले रहे होंगे। ट्रेडिंग में तो मैं अभी आ ही रहा हूं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में किस तरह से काम करता है। और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में जिस तरह से काम करता है ना, अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए, कि उसके लिए एक बात समझ लेना जरूरी है। सेक्टर रोटेशन, इसको हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में सेक्टर रोटेशन। मैं यहाँ कुछ एक सेक्टर, सबके तो नहीं लिख रहा, बट कुछ एक सेक्टर्स के नाम लिखूंगा। ठीक है। आईटी, फार्मा, पीएसयू, मेटल, मीडिया। फार्मा दो बार हो गया, ओके, सॉरी। ऑटो, ठीक है। ऑयल एंड गैस, इस तरह से। ठीक है। अब ये मैंने क्यों लिखे हैं यहाँ पर सभी सेक्टर्स, इस बात को बताने के लिए कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है तो सभी सेक्टर्स भी ऑल टाइम हाई पर है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। कोई ना कोई सेक्टर तो होगा जो आपको ऑल टाइम लो पर मिलेगा, या जो अंडर, जिसको हम अंडर वैल्यूड बोल सकते हैं एक फंडामेंटल लैंग्वेज में। कोई ना कोई चीज तो ऐसी आपको जरूर मिलेगी। अभी ऐसे और भी सेक्टर्स हैं, बट मैं एक आपको कुछ एक बताकर चल रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि इस सीक्वेंस को आप ऐसे समझें कि जब जब निफ्टी फार्मा ऑल टाइम हाई पर है तब तब निफ्टी मीडिया ऑल टाइम लो पर है, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये बस एक ऐसा ऐसा एक, जो आपने साइंस की क्लास में बचपन में फोर्थ फिफ्थ क्लास में, शायद सेवन्थ या एट्थ क्लास में हमें सिखा देते थे, वो लाइफ साइकिल वाला, कि ये इसको खा जाता है, ये इसको खा जाता है, ऐसे करके लाइफ साइकिल का चार्ट होता था ना, ये एग्जैक्टली exactly कुछ ऐसा ही रोटेशन है। खाने वाली बात नहीं, बट ये ऐसा है कि कभी कोई सेक्टर ऊपर है, कभी कोई सेक्टर नीचे है, आपके पास कभी भी अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होगी। आपके पास अपॉर्चुनिटीज की कभी भी कमी नहीं होगी। इकोसिस्टम, फूड चेन, यस, ये सब कुछ ऐसे घूमता रहेगा, कभी कोई ऊपर है कभी कोई नहीं। जैसे अभी निफ्टी मीडिया में अपॉर्चुनिटी है, किसी टाइम पर निफ्टी मेटल और पीएसयू बैंक में अपॉर्चुनिटी थी, जब आईटी और एफएमसीजी सबसे ऊपर सबसे जल्दी रिएक्ट कर चुके थे, तब मेटल और पीएसयू बैंक में ही अपॉर्चुनिटी थी। निफ्टी एफएमसीजी ऑलवेज ऑल टाइम हाई पर बना रहता है, निफ्टी आईटी काफी वॉलेटाइल रहता है। ये सब कुछ ऐसे ही चलता है, ये सब कुछ ऐसे ही चलता है। और इन सब में यदि मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूं कि आज के टाइम पर निफ्टी मीडिया यदि डाउन है, ठीक है, निफ्टी मीडिया यदि डाउन है, तो क्या निफ्टी मीडिया और निफ्टी मीडिया के शेयर्स हमारे लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होने, निफ्टी मीडिया के शेयर्स हमारे लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होने चाहिए? यस और नो, बताइए। निफ्टी मीडिया के शेयर्स हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी होने चाहिए। इस सिंगल लाइन में आपको अपने इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। निफ्टी पीएसयू बैंक यदि ऑल टाइम हाई है,
निफ्टी पीएसयू बैंक यदि ऑल टाइम हाई है, ठीक है, और निफ्टी पीएसयू यदि अभी फिलहाल के टाइम पर ऑल टाइम हाई है, और उसके कुछ शेयर्स लाइक आईओबी हो गया, महाराष्ट्र बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, यूनियन बैंक हो गया, वो यदि अभी चीप रेट में हमें मिल रहा है, तो क्या हमें उनमें भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इस निफ्टी पीएसयू के साथ एक कंडीशन और मैं जोड़ रहा हूं इस सेक्टर के साथ, एक इस पीएसयू इंडेक्स के साथ एक एक कंडीशन और सिर्फ छोटी सी ऐड कर रहा हूं, बैक टू बैक डिमांड जोन्स, क्वालिटी के डिमांड जोन्स, इसमें बैक टू बैक क्वालिटी के डिमांड जोन्स अवेलेबल हैं। बस ये कंडीशन जोड़ रहा हूँ और ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, आई बात समझ में आपको? ये पूरे साइकिल से, इससे पहले की पूरी एनालिसिस से, किस तरह से मार्केट परफॉर्म कर रहा है, कोई सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, उसमें से कौन सी हमारी बेस्ट पिक होनी चाहिए, वो कौन सा सेक्टर बेस्ट पिक होना चाहिए, चाहे वो निफ्टी मेटल ही क्यों ना हो। निफ्टी मेटल में समझ लो सेल हो गया, निफ्टी मेटल में सेल हो गया, एनएमडीसी हो गया, ये सब कुछ बेस्ट बेस्ट पिक हैं अभी। उनमें ऊपर जाने का भी पोटेंशियल, उनकी टॉप डाउन अप्रोच करेंगे तब समझ में आ जाएगा। बट ये एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप या तो वो सेक्टर पकड़ो जो नीचे है, या वो सेक्टर पकड़ो जो कि भले ही ऊपर है बैक टू बैक जोन से, बट उसके शेयर्स अभी अंडर परफॉर्म हैं, उनमें ऊपर जाने का पोटेंशियल। ऐसे नहीं कोई भी रैंडम स्टॉक पिक कर लिया, नहीं, पूरा टॉप डाउन अप्रोच करके कि ऊपर रोकने के लिए क्या है एंड ऑल, वो सब कुछ मैं बताऊंगा, डोंट वरी, उसके वो भी चार्ट पर भी एनालिसिस बताएंगे, अपन बात करेंगे। बट ये मैं एक ऊपर का डायग्राम आपको बता रहा हूँ। और इन्वेस्टमेंट को एग्जिट करना टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप ऑल टाइम हाई पर जाने पर, या तो कोई ऑल टाइम हाई पर एग्जिट कर देता है, या बढ़िया अच्छे बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन तक होल्ड कर देता है, या कोई लाइफ लॉन्ग तक चलने देता है। एक कभी कभी एक स्टॉप लॉस ट्रेलिंग वाली चीज आपने सुनी हो, तो किसी किसी इन्वेस्टमेंट वाली पिक में भी आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी कर सकते हैं, जो कि हम लास्ट 20th क्लास में बात करने वाले हैं, बताएंगे सर। मैं देखिए, शेयर्स के बारे में शेयर्स के बारे में जो है ना, कि मैं खुद बता दूंगा आपको कि भाई निफ्टी मीडिया में फिलहाल ये अच्छा है, पीएसयू में अच्छा है, वो सारी अप्रोच मैं बता दूंगा, डोंट वरी। क्या करना है, कौन सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सब बता दूंगा। इन्वेस्टमेंट के लिए बताने में कोई परेशानी, जब ट्रेड के लिए बताए कि यार पीएनबी को अभी करना बिंदास, या इसको देखना, इसको वेट एंड वॉच करना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। और उनमें इन्वेस्टमेंट मेरे बताते ही नहीं, उनमें इन्वेस्टमेंट करने के तरीके होंगे जो आपको, जैसे ट्रेडिंग इन जोन 2.0 वीडियो पर, जब ट्रेडिंग इन जोन 2.0 के वीडियोस पर देखोगे, उनमें कुछ एक मैं सजेस्ट करूंगा कि इन वीडियो से आपको इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा डालना चाहिए किस शेयर में, वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक ले लें क्या? एक क्विक 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 9:35 पर मिलते हैं, ठीक है, फिक्स 9:35 पर मिलते हैं। आ गए? ठीक है, आप यहीं थे सक्षम, ठीक है। हम्म। अब एक चीज और, कि जैसे सेक्टर हैं, कभी सेक्टर यदि ऑल टाइम लो पर पहुंचे हैं, तो ऑल टाइम लो पर पहुंच रहा है सेक्टर, उसे ऊपर कौन भेज रहा है फिर? ऐसा कभी, जैसे निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें हम, निफ्टी पीएसयू बैंक कोविड के टाइम पर ऑल टाइम लो पहुंचा था, और कमाल की बात क्या थी कि ये पहली बार ऑल टाइम लो पर नहीं, यदि मैं 2011 से लेकर यहाँ तक बात करूँ, एक सेकेंड इस फ्री लाइन को, ओके, यदि इसको मैं
ऑल टाइम लो मान रहा हूँ। वैसे ट्रेड टाइगर में ऑल टाइम लो है शायद, यदि हम उसमें जाएंगे ना ट्रेडिंग व्यू में, तो पुराना डेटा भी उसमें आ जाएगा। यहाँ पर 2011 में इसने और 12 में इसने ऑल टाइम लो फॉर्म किया। 10 बजे तक चलेगी क्लास लोकेश। और 2013 में इसने ऑल टाइम लो फॉर्म किया। फिर उसके बाद प्राइस यहाँ से 16 में तो इस एरिया से रिएक्ट कर ही गई। देन उसके बाद इसने ये रिकवरी देकर फिर 2020 में ऑल टाइम लो फॉर्म किया, जब बैक साइड में कुछ नहीं था। और फिर प्राइस में फिर निफ्टी पीएसयू बैंक में यदि इतना शानदार अपमूव आता है, ये यहाँ से प्राइस 10 गुना हो जाती है। तो इस रिकवरी के पीछे क्या कहानी है, यहाँ ऐसा क्या था जो प्राइस को ऊपर लेकर गया? निफ्टी पीएसयू बैंक तो इंडिविजुअली ट्रेड भी नहीं होता है, स्टॉक्स तो चलो ट्रेड भी हो जाते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी पीएसयू के जो शेयर्स थे, निफ्टी पीएसयू के अंदर आने वाले जो शेयर्स थे, उन शेयर्स ने मिलकर निफ्टी पीएसयू को चलाया होगा? ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है। कभी स्टॉक शेयर को और कभी शेयर स्टॉक को सपोर्ट करता है। जैसे निफ्टी और निफ्टी बैंक का रिलेशन था, एग्जैक्टली ऐसे ही सेक्टर का और उसके अंदर आने वाले शेयर्स का रिलेशन है। ठीक ऐसे ही सेक्टर का उसके अंदर आने वाले शेयर्स का रिलेशन है। अब ज्यादातर शेयर्स को देखोगे निफ्टी पीएसयू को, तो आपको उस दौरान मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली कोई ना कोई स्टॉक डिमांड जोन में, ज्यादातर आपको डिमांड जोन में दिख ही जाएंगे। ज्यादातर डिमांड जोन में दिख ही जाएंगे। और इस पीएसयू बैंक की रैली को, ये मंथली की रैली है, यहाँ से इस तरह से मैंने बना दी। मैं यहाँ पीएसयू बैंक के स्टॉक्स का चार्ट भी ओपन कर रहा हूँ, लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा। आप मुझे बताइए कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएसयू बैंक एग्जैक्टली सेम लग रहे हैं? ऊपर का नाम यदि मैं हाइड कर दूं, आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि क्या कहानी है। सब सेम है। और मैं कहूं पीछे हम पीएसयू बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा की तो टॉप डाउन अप्रोच कर चुके थे ना, कि ये तो उस टाइम पर, कोविड के टाइम पर, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इन सब टाइम फ्रेम के डिमांड में आया था। हर टाइम फ्रेम के जोन में आया था उस टाइम पर। अपन बैंक इंडिया की बात करें, बैंक इंडिया आपको कुछ कुछ हद तक निफ्टी पीएसयू जैसा लगेगा, बट बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं है। बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं है। हाँ, एक बड़े मूव्स को देखें तो थोड़ा थोड़ा लगेगा, बट हाँ, मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं बिल्कुल एकदम से बिल्कुल सिमिलर हो गया, ऐसा एकदम से सिमिलर तो नहीं। बट बैंक इंडिया के बारे में भी यदि बात करें कि बैंक इंडिया कहाँ था उस टाइम पर, कोविड की जो सेलिंग थी उस टाइम पर, ये कहाँ था? आप बहुत पीछे, बहुत पीछे के बैकेंड में देखेंगे, तो ये भी इस मंथली के डिमांड का सपोर्ट लेकर ही चला था। ये भी इस मंथली के डिमांड को का सपोर्ट लेकर चला था। कैन बैंक के बारे में बात करेंगे। कैन बैंक ईयरली पर कुछ नहीं था, हाफ ईयरली पर कुछ नहीं था, क्वार्टरली पर कुछ नहीं था। मंथली देखिए, मंथली पर बहुत पीछे की तरफ, सबसे लास्ट में जब से ये शेयर था 2002, तब कोई पीछे बैकेंड में बिना लेगिन वाला, ये एक लिस्टिंग के बाद वाली रैली थी, इसने इसको सपोर्ट किया यहाँ से। बट चलिए ठीक है, इसमें मान लेते हैं कि कोई ज्यादा खास सपोर्ट नहीं था, कि कोई डिमांड का सपोर्ट था। बट आप कैन बैंक का स्ट्रक्चर और निफ्टी पीएसयू बैंक का स्ट्रक्चर देखिए, दोनों का स्ट्रक्चर एकदम सेम है। सेंट्रल बैंक देखिए, ऑल टाइम लो पर था, पर ठीक है, सेंट्रल बैंक का स्ट्रक्चर अभी सेम नहीं है। सेंट्रल बैंक बिल्कुल सेम नहीं। इंडियन बैंक की बात करें, इंडियन बैंक भी एग्जैक्टली सेम है। इंडियन बैंक बिल्कुल सेम है पीएसयू की तरह, मंथली का चार्ट, ये ऑल टाइम लो पर था। आईओबी, आईओबी कुछ ऐसा है, डिफरेंट है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। था इसमें भी कहीं पीछे बैक साइड में कुछ ना कुछ एरिया, छोटे छोटे शेयर्स है ना, आईओबी, महाराष्ट्र बैंक,
ये बहुत सारे तो ऑल टाइम लो पर थे, और बहुत सारे कहीं पीछे बैक एंड में 2002 3 और 2000 के टाइम पर कोई बहुत बेसिक से एरियाज थे, उनमें थे। पीएनबी देखिएगा, पीएनबी भी कुछ ऐसे ही करके किसी एक एरिया में था, पीछे, बहुत पीछे। ईयरली पर कुछ नहीं है, हाफ ईयरली पर कुछ नहीं है, क्वार्टरली देखिए, क्वार्टरली पर भी कुछ नहीं है, और मंथली कोई, ये वाला पॉइंट था कहीं। ये पॉइंट पीएनबी ने टाइम भी बहुत लगाया, स्ट्रगल भी बहुत किया, बट पीएनबी का स्ट्रक्चर फिलहाल देख लीजिए, फिलहाल ये पीएसयू बैंक के साथ बिल्कुल सिंक कर रहा है। पीएसयू बैंक क्वार्टरली में आता है तो पीएनबी क्वार्टरली में आ जाता है, यूनियन बैंक क्वार्टरली में आ जाता है, महाराष्ट्र बैंक क्वार्टरली में आ जाता है, ये सब के सब। एसबीआई जो सबसे हाईली वेटेज था, वो भी इस विदाउट बेस कैंडल वाली पिक्चर में था, यहाँ पर। ये रिकवरी में आई थी 2020, मतलब कुछ कुछ शेयर थे जिन्होंने पीएसयू बैंक को बहुत अच्छी तरीके से चला दिया था, और वो पीएसयू बैंक जैसा जैसा चलता गया उसमें से मैक्सिमम शेयर वैसे ही चलते गए। यदि फिलहाल के जो क्वार्टरली में डिमांड जोन में प्राइस आई, उसमें यदि निफ्टी पीएसयू बैंक के शेयर्स को देखोगे ना, तो तीन चार शेयर तो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल उसी के साथ सिंक होकर चले, जैसे कि यूनियन बैंक को देख लो। ये ठीक उसी टाइम फ्रेम की पिक्चर है यूनियन बैंक की, क्वार्टरली का डिमांड जोन देख लो यूनियन बैंक का। क्या मैं ये मान इनकी टॉप डाउन अप्रोच में पूरी करूंगा, डोंट वरी, आज नहीं तो कल करेंगे, इनकी टॉप डाउन अप्रोच करेंगे, बट मैं वही बात बता रहा हूँ कि अब एक सेक्टर और उसके अंदर आने वाले शेयर्स, अभी तक मैं कुछ और बात कर रहा था, सभी सेक्टर्स की बात कर रहा था, अभी एक सेक्टर और उसके अंदर आने वाले शेयर्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। यूको बैंक देखें, कि यूको बैंक इस जोन में आने के बाद अभी अंडर परफॉर्मर ही है, इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे लिए। एसबीआई की बात करें, एसबीआई उस टाइम पर अपने मंथली के जोन में भी नहीं आया, क्वार्टरली के जोन में भी नहीं आया। पीएसबी, पीएसबी भी यूको बैंक की तरह अंडर परफॉर्मर है, पीएसबी अंडर परफॉर्मर है। पीएनबी, क्या हम कह सकते हैं पीएनबी क्वार्टरली के जोन में आया? पीएनबी भी क्वार्टर, दो दो तो परफेक्टली आए, पीएनबी एंड यूनियन बैंक, यूको और पीएसबी भी आए, बट ठीक है। महाराष्ट्र बैंक की बात करें, क्या महाराष्ट्र बैंक भी उस टाइम पर क्वार्टरली के जोन में आया? ये मैं, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग 2-5 महीने के लिए कौन सा शेयर होल्ड कर सकते हैं कि हमें 25-30-40% का रिटर्न मिल जाए, उसका लॉजिक बता रहा हूँ। आईओबी देखिए, आईओबी जरूर इस डिमांड जोन को ब्रेक करके नीचे आ चुका है, एक यही एक ऐसा शेयर होगा, बट इसमें भी बहुत शानदार पोटेंशियल है। इंडियन बैंक किसी जोन में नहीं आया, ना क्वार्टरली ना मंथली। सेंट्रल बैंक, ना क्वार्टरली कोई कुछ था, ना मंथली कुछ था, किसी में भी नहीं आया। कैन बैंक के बारे में बात करें, तो क्या कैनरा बैंक भी मेरे क्वार्टरली के इस डिमांड जोन में आया था उस टाइम पर? कैनरा बैंक भी डिमांड में। बैंक इंडिया के बारे में बात करें, क्या बैंक इंडिया भी हमारा मंथली के इस एरिया में आया था? एक्चुअली आ तो पहले ही गया था, अक्टूबर 2024 में आ गया था, बट रिकवरी की कहानी बनी जब सेक्टर भी डिमांड जोन में आ गया। अब देखिए, एक मंथली पिक्चर है, एक क्वार्टरली पिक्चर है, आप देखिए, ये तो अक्टूबर सितंबर में ही आ गया था, ये तो अक्टूबर सितंबर में ही आ गया था, बट रिकवरी कब आई? जब सेक्टर का सपोर्ट मिल गया। बैंक ऑफ बड़ौदा, क्या बैंक ऑफ बड़ौदा भी क्वार्टरली के जोन में, इसमें हाफ ईयरली के जोन में आया था? एक एक हमारे पास ट्रेड थी जो हमने डिस्कस करी थी। मतलब इस पीएसयू में 1 2 3 4 5 6, जिस टाइम पर एक छोटी सी कैलकुलेशन आप लगा लो बस, जिस टाइम पर सेक्टर डिमांड जोन में आया था, क्वार्टरली के डिमांड जोन में, क्या उस टाइम पर आपके 10 में से 6 शेयर जो है, 8 कहूंगा, 8 शेयर डिमांड जोन में आए? 8 में से 6 तो चल गए, पीएसबी और यूको नहीं चल पाए। क्या ये सही बात है? मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई पीएसबी और यूको को हटा रहा हूं, नहीं, मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता था आपने यूनियन बैंक लिया हो जो चल गया, महाराष्ट्र बैंक लिया हो ये भी चल गया, बट यूको बैंक भी आपके पास था, ऐसे भी तो चांसेस बन सकते हैं ना। अब वो आपका खुद का डिसीजन होगा कि आप उस यूको बैंक यदि परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसमें से एग्जिट हो जाए, बाकी के शेयर तो इतना चल रहे हैं, क्योंकि आपको आपका फंड फ्री करना है, आपके पास दूसरा स्टॉक है कुछ लेने के लिए, वो उस टाइम के सर्कमटेंसेस होंगे। यदि यूनियन बैंक ब्रेक कर जाता जोन को तो हम एग्जिट हो जाते, कोई परेशानी ना थी। बट एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सेक्टर का किसी क्वार्टरली मंथली के डिमांड जोन में आ जाना, और उसके शेयर्स का भी उस तरह के डिमांड जोन में आ जाना, क्या एक बेस्ट चीज है हमारे लिए, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है?
और यदि अभी मैं इसी शॉर्ट टर्म, पहले इन्वेस्टिंग बताया, अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, और अब यदि मैं प्योर ट्रेडिंग के बारे में बात करूं, तो प्योर ट्रेडिंग में आप एक बात समझ लीजिए कि निफ्टी पीएसयू बैंक ऑल टाइम हाई पर है। इसमें कोई ईयरली इनकम ट्रेड, मंथली इनकम ट्रेड नहीं देखनी किसी भी सेक्टर में। किसी भी सेक्टर का चार्ट ओपन करो ना, उसमें ईयरली इनकम ट्रेड, मंथली इनकम ट्रेड, हाफ ईयरली इनकम ट्रेड, ये कुछ नहीं देखना आपको। जस्ट इंडेक्स की तरह उनको ट्रीट करना है कि इसमें प्राइस नीचे आएगी तो उसे रोकने के लिए है क्या क्या। इसमें बैक टू बैक जोन्स हैं? बैक टू बैक जोन्स है ना? बैक टू बैक जोन्स है इसमें, वीकली पर, क्वार्टरली पर, मंथली पर। ये देख लीजिए, ये वीकली है, ये क्वार्टरली है, ये हाफ ईयरली है, ये ईयरली है। बैक टू बैक मेरे पास जोन्स है, इसमें कोई कमी नहीं है मेरे पास जोन्स की। इन जोन्स में कभी भी आ जाए, मतलब वीकली में आती है, बिलो मंथली आए तो ट्रेडिंग की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अबव मंथली आए, मंथली और अबव मंथली आए तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मैं क्या ये कह सकता हूं कि पीएसयू बैंक मंथली के इस जोन में आया, सॉरी वीकली के इस जोन में आया था पीएसयू सेक्टर। डेली का ये स्ट्रक्चर था, और डेली से नीचे भले ही मत जाइए, डेली से नीचे भले ही मत जाइए, डेली तक देख लीजिए। तो क्या, और उससे पहले भी ये एक रैली बेस रैली का जोन था, उसमें आया था। ये डेट तो है रिसेंटली, ट्रेडिंग के पर्पज से बता रहा हूँ, ये डेट तो है 21 जैन की, और ये डेट है 8 जैन की। 8 जनवरी और 21 जनवरी के दिन निफ्टी पीएसयू बैंक जोन में आया था। पीएसयू बैंक जो 21 जनवरी के दिन आया था, क्या उसी टाइम की एंट्रीज थी मेरी पीएनबी में? क्या मैं ये कह सकता हूँ मेरे पीएनबी की जो डब्ल्यू आई टी ट्रेड्स थी, वो डब्ल्यू आई टी ट्रेड एग्जैक्टली उसी टाइम की थी? मेरा डेटा बिल्कुल, हाँ ये जरूर 19th को थोड़ा ऊपर चला गया, बट ये नीचे वाले 125 में जब मुझे एंट्री मिली, क्या एग्जैक्टली मेरे पास, मैं कह सकता हूँ मेरी पीएनबी को, मेरी वर्डिंग पर ध्यान देना, मेरी पीएनबी की डब्ल्यू आई टी इनकम ट्रेड को, मेरी पीएनबी की डब्ल्यू आई टी इनकम ट्रेड को पीएसयू बैंक के वीकली और डेली के डिमांड जोन का सपोर्ट था, यस और नो? मैं ये नहीं कह रहा कि पीएनबी में भी डब्ल्यू आई टी थी और पीएसयू में भी डब्ल्यू आई टी थी, नहीं ये नहीं कह रहा मैं सेक्टर में कोई इनकम ट्रेड फाइंड आउट ही नहीं कर रहा, मैं बस उसमें ये देख रहा हूं कि मुझे बस सेक्टर का सपोर्ट मिल जाए, मुझे बस सेक्टर का सपोर्ट मिल जाए तो अच्छी बात है, ना भी मिलता तो भी चल जाता, ऐसी कोई बात नहीं है, बट मिल गया तो और अच्छी बात हो गई। यूनियन बैंक के बारे में बात करते हैं। ये यूनियन बैंक का चार्ट है, ये तो, यहाँ यूनियन बैंक, टाइगर मना करने चला है कि क्लास रोक दो, पर इसकी बात नहीं माननी अपने को, ठीक है, जब तक टॉपिक पूरा नहीं हो जाता। क्या यूनियन बैंक में मुझे वीकली का एलोकेशन था, डेली पर पिक्चर थी, किसी भी तरह से कोई अपॉर्चुनिटी मिली? नहीं ना? नहीं मिली, नहीं थी, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि डब्ल्यू आई टी ट्रेड मेरी कोई प्रॉपर हो, ठीक है। यूको बैंक तो कुछ स्ट्रक्चर थे ही नहीं इसमें, डब्ल्यू आई टी भी नहीं, डी आई टी भी नहीं। एसबीआई की बात करें, एसबीआई में भी कोई वीकली इनकम ट्रेड, एक ये लोकेशन जरूर था, लोकेशन जरूर था, ये रहा पॉइंट। लोकेशन अभी भी है, डेली पर मुझे कहीं 125 75 पर पिक्चर यहाँ पर कुछ लगती है, आज भी, कल भी, मतलब जब भी मार्केट ओपन हो, तब यदि मुझे इस एसबीआई में डब्ल्यू आई टी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, डब्ल्यू आई टी से ज्यादा कहना मैं पसंद करूंगा कि एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो क्या पीएसयू बैंक का सेक्टर स्टिल अपने डिमांड जोन में बना हुआ है? मैं कहूंगा कि मुझे सपोर्ट है, यस और नो? अभी भी सपोर्ट है, यस। वीकली से थोड़ा बहुत रिएक्शन आया, डेली पर अभी भी है इसमें पोटेंशियल। एक साथ सारी ट्रेड्स में एंट्री नहीं मिली, एक साथ सारी ट्रेड्स में एंट्री नहीं मिली। महाराष्ट्र बैंक देखें, क्या महाराष्ट्र बैंक में वीकली का ये लोकेशन, डेली पर ये पॉइंट,
प्रॉपर उसी तरह का फॉर्मेट है जैसा कि मेरा पीएनबी का था। प्रॉपर उसी तरह का है। 125 पर बेस्ट पिक्चर नहीं है, 75 की भी कोई बेस्ट पिक्चर नहीं है। इसको यदि मैं, हाँ, ऐसे मार्क करूं तो जरूर मेरे पास हो सकता है। बट ठीक है, मेरे पास एग्जैक्टली वैसा वैसा रिएक्शन आया ना जैसा कि पीएनबी का था और जैसा कि पूरे पीएसयू बैंक सेक्टर का था। आईओबी में मेरे पास कुछ ना था। इंडियन बैंक में मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं आई प्राइस किसी भी वीकली के जोन में, किसी भी वीकली के जोन में नहीं आई। सेंट्रल बैंक में भी कोई जोन नहीं था, कैनरा बैंक में भी कोई जोन नहीं था। बैंक इंडिया में एक मेरे पास ये रैली बेस रैली है, डेली पर ये पिक्चर है। यदि बैंक इंडिया में अभी भी प्राइस इस जोन में आती है और सेक्टर वीकली के डिमांड जोन में बना रहता है, तो क्या ये एक अपकमिंग अपॉर्चुनिटी होगी मेरे पास? ठीक ऐसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें वीकली पर मेरे पास, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें वीकली का मेरा ये एक नॉर्मल सा डिमांड, क्योंकि इसकी लेग इन पर मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। और डेली पर हमारे पास ये पिक्चर है, इसमें कोई 125-75 मिनट की पिक्चर लगती है। तो क्या ये अपने आप में बाद की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा में भी ट्रेड मिलने के चांसेस हैं? क्यों? क्योंकि निफ्टी पीएसयू बैंक स्टिल डिमांड जोन में है। थोड़ा डीप तक भी आएगा तब भी यही माना जाएगा कि डिमांड जोन में है। अब इस बात से जो चीज आपको समझ में आनी चाहिए थी, मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, वो ये है कि जब सेक्टर और सेक्टर के अंदर आने वाला कोई भी स्टॉक एक साथ डिमांड जोन में आता है, एक साथ अप मूव सजेस्ट करता है, तो वो एक बहुत अच्छी ट्रेड होती है। उसको हम एक एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर दे सकते हैं, एक एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मैं निफ्टी पीएसयू यदि वीकली में आया है तो बाकी के निफ्टी पीएसयू के शेयर्स में डब्ल्यूआईटी ट्रेड ही होनी चाहिए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। डब्ल्यूआईटी भी चल सकती है, डीआईटी भी चल सकती है, डेली का डायरेक्ट एग्जीक्यूशन भी चल सकता है, कभी कभार मंथली इनकम भी ट्रेड चल सकता है, कभी कभार एमआईटी भी चल सकता है। बिल्कुल टाइम फ्रेम सिंक होना जरूरी नहीं है। बट हाँ, आपका एक व्यू बन गया, सुनना इस बात को, इस वर्डिंग को सुनना। आपका एक व्यू बन गया कि निफ्टी पीएसयू वीकली के डिमांड जोन में है, अच्छा अप मूव आ सकता है, ठीक ठाक अप मूव आ सकता है। तो निफ्टी पीएसयू बैंक में यदि कोई मुझे ट्रेड्स मिलेंगी, यदि मुझे ट्रेड्स मिलेंगी, तो क्या वो अपने आप में अच्छी ट्रेड हो सकती है? बताइए। वो मेरे लिए एक अच्छी ट्रेड्स हो सकती है। फिलहाल तो हमारे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम है, फिलहाल तो हमारे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ऐसे सेक्टर्स में कोई खास नियरेस्ट मंथली और क्वार्टरली और इनके डिमांड्स नहीं है। अदरवाइज पता है क्या होता है? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेकर बताता हूँ आपको, निफ्टी ऑटो है, इससे आपकी स्कैनिंग भी बढ़ रही है, ट्रेड्स मिलने की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रही है। यदि मैं आपसे कहता हूं कि निफ्टी ऑटो में मंथली का ये डिमांड जोन है रैली बेस रैली, यही है ना? अच्छा डिमांड जोन है। मैं नहीं कहता कि इसमें कोई एमआईटी ट्रेड हो गया, कुछ भी नहीं, क्वार्टरली का ये डिमांड जोन है, मंथली का और क्वार्टरली का डिमांड जोन से। वीकली पर कुछ खास नहीं है, सिर्फ मंथली और क्वार्टरली मैंने छोड़ दिया करके मार्क। अब मैं यहाँ एक छोटी सी बात करता हूँ कि निफ्टी निफ्टी ऑटो, मुझे निफ्टी ऑटो को कंपेयर करता हूँ, निफ्टी ऑटो के शेयर्स को कंपेयर करता हूँ। एक सेकेंड, इसको चार्ट लिंक कर देते हैं कि क्या ऐसा, ये अशोक लेलैंड का चार्ट मैं ओपन कर रहा हूँ अभी। क्या अशोक लेलैंड में कल को मंथली इनकम ट्रेड में मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वो अपॉर्चुनिटी तब मिल रही है जब मेरा निफ्टी ऑटो भी किसी मंथली के डिमांड में आता है, क्वार्टरली के डिमांड में आता है, क्या वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे जैसे निफ्टी पीएसयू को किया था मार्च 2025 में? एक तरह से मैं मान सकता हूं ना कि निफ्टी ऑटो जो है इस मंथली के डिमांड जोन की दूरी, और निफ्टी अशोक लीलैंड जो है इस मंथली के डिमांड जोन की दूरी, मतलब हाँ ऐसा लग रहा है कि नीचे आया तो मिल सकती है अपॉर्चुनिटी।
बजाज ऑटो में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। भारत फोर्ज में भी ऐसा ही है कि मेरे पास क्यूआईटी एमआईटी ट्रेड, अपकमिंग क्यूआईटी एमआईटी ट्रेड्स हैं। आप बस एक चीज नोटिस करना, करंट मार्केट प्राइस और नियरेस्ट ट्रेड एमआईटी क्यूआईटी की दूरी, करंट मार्केट प्राइस और नियरेस्ट ट्रेड की दूरी, ये नोटिस करना, ठीक है। ओके। बॉस लिमिटेड, क्या बॉस लिमिटेड में भी मैं यहाँ ये प्लान कर सकता हूँ? कुछ ऐसा हो सकता है। आयशर मोटर में भी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, लाइक ये क्वार्टरली जोन हो गया, कुछ इस तरह से। एक्साइड इंडस्ट्रीज में भी क्या, ये तो खैर बहुत पास में है, यहाँ पर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि जब इस जोन में आएगी प्राइस तब सेक्टर भी जोन में आएगा। हीरो मोटोकॉप में भी एक प्रॉपर ये वाली मंथली का एरिया ऐसा होगा कि जब सेक्टर भी डिमांड जोन में आ सकता है। ज्यादातर चीज में आपको ऐसा मिल जाएगा। एम में तो नहीं है, कुछ भी खास नहीं है एम में। मारुति में यदि ऐसा होता है तो मारुति बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना। यस। मदरसन सुमी, मदरसन में इसमें कोई खास नहीं है। हाँ, इसमें तो ये रिसेंटली यही है मंथली का। इस पर मैं आऊंगा, अभी तुरंत ही आऊंगा निफ्टी ऑटो के साथ, ठीक है। ये मैं स्कैनिंग बता रहा हूँ कि स्कैनिंग किस तरह से होगी। टीआई इंडिया शायद क्वार्टरली के जोन में आए, तब तक किसी ना किसी निफ्टी ऑटो सेक्टर का सपोर्ट मिल जाए। टाटा मोटर्स में तो अभी नहीं है कुछ भी खास। टीवीएस मोटर मंथली का ये रहा, क्वार्टरली की पिक्चर है। मतलब आपको मोस्ट ऑफ शेयर्स में, 60% शेयर्स में, 70% शेयर्स में याद, शायद वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो सेक्टर से एक साथ सिंक करेगी। क्या इस लॉजिक को समझ पाए आप? और और यदि बाय चांस ऐसा हो, बाय चांस ऐसा हो कि नहीं किया सिंक, जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास मदर सुमी का एक ये चार्ट है ईयरली की। मैं टॉप डाउन अप्रोच कर रहा हूँ, ट्रेड ढूंढ रहा हूँ नॉर्मल, मुझे सेक्टर से फिलहाल कोई मतलब नहीं है। हाफ ईयरली की पिक्चर है, ठीक है, कोई डिमांड सप्लाई नहीं है खास। क्वार्टरली पर एक पिक्चर है, बट ऐसा यदि क्वार्टरली के सप्लाई जोन में तो नहीं पहुंची प्राइस ना, नहीं पहुंची। क्वार्टरली के सप्लाई जोन में पहुंच चुकी होती तो मैं लोअर टाइम फ्रेम पर अपना व्यू बदल चुका होता। क्वार्टरली का ये डिमांड जोन ज्यादा खास नहीं, बट हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मंथली का ये डिमांड जोन है, रैली बेस रैली, ठीक है। ये मेरा मंथली का रैली बेस रैली डिमांड जोन है। वीकली पर हमारे पास ये पिक्चर है। ट्रेंड मेरा फेवर में, ट्रेंड ट्रेंड एक तरह से फेवर में तो नहीं है, एक साइडवेज टू डाउन टाइप का हो चुका है। डेली पर हमारे ये कोई ट्रेड यदि डेली का कोई एग्जीक्यूशन है क्या इधर? डेली का कोई एग्जीक्यूशन है कोई खास? नहीं। ये आरबीआर, ये ऊपर हो सकता था, बट ये तो नॉन कोइंसाइडिंग होने की वजह से मार्केट की सेलिंग में ड्रॉप बेस रैली ब्रेक हो गया। बट फिलहाल कोई ऐसा खास पिक्चर नहीं नजर आ रही, वीकली पर भी नहीं है। बाई चांस इस मदर सुमी में मैं इस ट्रेड को मार्क कर रहा होता, हालांकि इसमें प्रॉपर अभी एंट्री नहीं मिली, इस ट्रेड को यदि मैं मार्क कर रहा होता, एवरेज सा ही है ये। और मुझे पता है कि सेक्टर अभी किसी भी तरह के डिमांड जोन में नहीं आ रहा है, ना तो मंथली में आया, ना क्वार्टरली में आया, ना वीकली में आया, किसी भी तरह के डिमांड जोन में नहीं आ रहा निफ्टी ऑटो। क्या मैं इस ट्रेड को करूंगा? करूंगा। इस ट्रेड मतलब ये अच्छी होती तो, सुनिए सुनिए, ये अच्छी होती तो, ये अच्छी होती तो मैं करता, डेफिनेटली करता। हमेशा जरूरी नहीं है कि सेक्टर का सपोर्ट हो ही हो। ऐसा कभी मत सोचना कि बिना सेक्टर के आप ट्रेड नहीं करोगे। इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं, अभी इसी निफ्टी ऑटो का। अशोक लीलैंड में वीकली का डिमांड जोन था, डेली पर हमारे पास बहुत बढ़िया एग्जीक्यूशन था अपने आप में। क्या अशोक लीलैंड का डिमांड जोन, अशोक लीलैंड जब अब डेली और वीकली के डिमांड जोन में आया, यहां से उसने शानदार तरीके से परफॉर्म किया? क्या उस टाइम पर निफ्टी ऑटो का किसी भी तरह से इसको सपोर्ट था? निफ्टी ऑटो किसी भी तरह के डिमांड जोन में आया क्या? ये डेली है देखो, ये वीकली है देखो, ये मंथली है देखो, ये क्वार्टरली है देखो, किसी भी तरह के कोई डिमांड जोन में नहीं आया। बट स्टिल उसके बाद भी अशोक लीलैंड की WIT ट्रेडर ने अच्छी तरीके से परफॉर्म किया। क्या मैं ये कह सकता हूं कि सेक्टर के बिना भी स्टॉक आराम से, आपकी ट्रेड अच्छी है तो परफॉर्म कर सकती है? फिर आप अब ये पूछोगे फिर इस सेक्टर के टॉपिक का लॉजिक क्या है? देखो,
लॉजिक में 3 पॉइंट बताता हूं। पहला पॉइंट है सेक्टर के टॉपिक का लॉजिक, कि जब आपको सेक्टर प्लस स्टॉक आपस में सिंक दिख जाए तो उस ट्रेड के चलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पहला पॉइंट, वो ट्रेड चलेगी ही। दूसरा पॉइंट, सेक्टर सभी सेक्टर्स और इंडेक्स एक साथ किसी हैवी सेलिंग में, चलो इन्वेस्टमेंट को छोड़ते हैं, प्योर ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जब आपका सेक्टर और स्टॉक दोनों की ट्रेड सिंक हो जाएं तो उसके चलने के बहुत चांसेस हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब कभी भी सेक्टर के डिमांड जोन्स हैं, सेक्टर में हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिली कि सेक्टर में क्वार्टरली, मंथली, वीकली पर डिमांड जोन है, उसके बिहाफ पर मेरी स्कैनिंग और अच्छी हो गई कि लोअर टाइम की उसके बिहाफ पर मेरी स्कैनिंग और अच्छी हो गई कि मुझे उस सेक्टर के स्टॉक्स में बहुत सारी ट्रेड्स मिल सकती हैं एक साथ। यस और नो? दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये है कि यदि सेक्टर मंथली के सप्लाई जोन में गया, सेक्टर मानकर चलिए मंथली के सप्लाई जोन में जाता है, या वीकली के सप्लाई, सेक्टर किसी भी टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन में जाता है जिसमें कि आपको लगे कि यार यहां से नीचे आ सकता है, उस टाइम पर उसके स्टॉक्स में लॉन्ग की ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं ना? यस। निफ्टी आईटी यदि इस वीकली के सप्लाई जोन में पहुंचा था और उस दौरान निफ्टी आईटी के किसी भी शेयर्स में, निफ्टी आईटी के ये तो वीकली सप्लाई जोन में पहुंचा दिसंबर मंथ में, तो इस दिसंबर मंथ में कोई भी अपॉर्चुनिटी लेने का बनता गया कि आप निफ्टी आईटी के शेयर्स में लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करो? नहीं ना। कब तक? जब तक कि प्राइस निफ्टी आईटी अपने वीकली के इस डिमांड जोन में नहीं पहुंच गई थी। जब तक कि निफ्टी आईटी अपने इस वीकली के डिमांड जोन में नहीं पहुंच गया था, तब तक हम इसमें कोई लॉन्ग की ट्रेड नहीं ढूंढ रहे थे। तो सपोर्ट की बात तो ठीक है, समझ में आ गई। सपोर्ट से ज्यादा भी जरूरी एक चीज ये है कि सेक्टर अगेंस्ट नहीं होना चाहिए आपके। आई बात समझ में? कि सेक्टर तो बड़े टाइम फ्रेम, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, हाफ ईयरली, इनके किसी भी टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन में है। सेक्टर तो किसी भी टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन में है। बट हम स्टॉक में ट्रेड कर ले, नहीं ऐसा नहीं होगा। सेक्टर अपोजिट है तो अपोजिट सेक्टर में उसी तरह, सेक्टर के स्टॉक्स में उसी तरह से हम अप्रोच रखने वाले हैं। सेक्टर यदि अपोजिट है, सप्लाई में है, तो उसके शेयर्स में हम सेलिंग की ट्रेड ही ढूंढेंगे, शॉर्ट्स की ट्रेड ही ढूंढेंगे। और नहीं है शॉर्ट की ट्रेड तो रुक जाएंगे, लॉन्ग की ट्रेड नहीं करेंगे। डोंट अगेंस्ट, डोंट गो अगेंस्ट द सेक्टर। आगे बात समझ में? ये जो निफ्टी ऑटो के बारे में ये मैंने बताई कि स्कैनिंग से हमें क्या पता लगा निफ्टी ऑटो में, कि यार निफ्टी ऑटो में खुद में क्वार्टरली और मंथली के जोन हो सकते हैं ना, तो इसके स्टॉक्स में भी क्वार्टरली, मंथली इनकम ट्रेड हो सकती है। मुझे स्कैनिंग का पता लग गया। आप सेक्टर को स्कैन करोगे, आपको शेयर्स में ट्रेड मिल जाएंगी। हो गए सारे के सारे पॉइंट क्लियर? ये ये सेक्टर का टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है। ये सेक्टर का टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, सेक्टर का टॉपिक चलता रहेगा। नेक्स्ट क्लास तो हम रिवीजन क्लास लेंगे मंडे को। नेक्स्ट क्लास तो हम रिवीजन क्लास लेंगे मंडे को, जिसमें आपके ऊपर का जितना भी बर्डन है वो सब खत्म हो जाएगा। आपको ये लगेगा कि हाँ यार, इसी डिसिप्लिन की जरूरत थी मुझे। वो होगी 16th क्लास। और 16th के बाद 17th और 18th में हम इस सेक्टर के टॉपिक को और कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि मुझे जो आपके लिए बेस्ट फिलहाल इन सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी हो सकती है उनको भी बताना है। उनके बारे में भी बात करेंगे जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैं चलाने को और आधा घंटा चला सकता हूँ, और आधा घंटा में क्लास चला सकता हूँ, बट बात वही है कि जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको लगेगा 3.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है, अब इसको तो 2x करके देखना पड़ेगा, तो मुश्किल हो जाएगी।
और वो एक कोई लिमिट होती है कि यार 3 घंटे अब बोल लिया, 3 घंटे सुन लिया, अब इससे ज्यादा बोलते गए तो सुनते गए तो यार बाउंसर जाने लगेगा। ठीक है। और अब आपको मैं एक होमवर्क और दे रहा हूं। जो आपने होमवर्क किया वो ठीक है, मेंटोर ने आपको रिप्लाई किए नहीं किए कोटेशन? मेंटोर ने आपके होमवर्क के ऊपर रिप्लाई किए या नहीं किए? मैं तो बताऊंगा ही, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी। मेंटोर ने रिप्लाई किए ना, बस मैं तो बताऊंगा ही। बट एक और होमवर्क सुन लीजिए आप। उसमें दो चीजें मैं कह रहा हूं कि निफ्टी पीएसयू बैंक है ना, निफ्टी पीएसयू बैंक के जो शेयर्स है, मैं यहाँ चेक मार्क कर रहा हूँ, बैंक इंडिया, बैंक बड़ौदा, कैन बैंक, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र बैंक, आईओबी, यूनियन बैंक, पीएनबी, ये जो मैंने शेयर यहाँ पर टिक मार्क कर दिए हैं, इन सब की टॉप डाउन अप्रोच करनी। एक आईडीबीआई भी है, आईडीबीआई। अब जो लोगों को टॉप डाउन अप्रोच करने में इश्यू आया, क्योंकि मैंने ग्रुप में किसी एक दो लोगों की चैट पढ़ी, मुझे पता चला कि ग्रुप में प्रॉब्लम आई टॉप डाउन अप्रोच करने में। तो वो लोग टॉप डाउन अप्रोच की जगह एक काम करना, वो लोग टॉप डाउन अप्रोच की जगह एक काम करना कि इन शेयर्स में जो भी क्यूआईटी, एमआईटी, हाफ ईयरली इनकम ट्रेड, ईयरली नहीं, ईयरली नहीं, मंथली इनकम ट्रेड, क्वार्टरली इनकम ट्रेड, हाफ ईयर इनकम ट्रेड, ये तीन टाइप की ट्रेड भी यदि आप ढूंढ पाते हो ना मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के थ्रू, छोड़ देना यदि टॉप डाउन अप्रोच नहीं हो रही है तो। दो तरीके, दो चीजें दे रहा हूं। जो टॉप डाउन अप्रोच कर कर कुछ रिजल्ट निकाल पाए वो करना, और जो सिंपल मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयर इनकम ट्रेड में से कुछ भी ढूंढ पाए वो देखना। ये होमवर्क है आपके वीकेंड का। और वीकेंड का एक और दूसरा होमवर्क है, इस क्लास की रिकॉर्डिंग को बहुत अच्छी तरीके से देखना, इस क्लास की रिकॉर्डिंग को बहुत अच्छी तरीके से देखना। तीसरा होमवर्क है, इन पीएसयू के अलावा, क्योंकि 2 दिन है आपके पास, पीएसयू के अलावा निफ्टी 500 में जो भी आपको स्कैन करना है, स्टॉक स्कैन करना है, एटलीस्ट 2 आवर 3 आवर तो आपको डेली बेसिस